जय श्री राम। जिस भाषा ने हमें ये सिखाया हो कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, जिस भाषा ने हमें ये सिखाया हो कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, जिस भाषा ने हमें ओम शांति शांति का पाठ पढ़ाया हो, उस भाषा की महत्ता कम कैसे हो सकती है। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और जब से जन्म है तभी से वो कुछ न कुछ जानकारी हासिल करता आ रहा है, और ये जानकारी हासिल करने का सिलसिला ही है जिसके चलते हमारे सामने अनगिनत आविष्कार हो चुके हैं और हमारा जीवन सरलता से निकलते जा रहा है, बड़ा सुगम्य हो गया है। इन सब को जोड़ने के लिए किसी खास बंधन की ज़रूरत पड़ती है जिसे भाषा कहते हैं। जी हाँ, हम संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं। संस्कृत वो देव भाषा है जो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेव भव की शिक्षा हमें देती है। संस्कृत वो देव भाषा है जो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को ही अपना परिवार मानती है। जिस भाषा ने वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा दी हो, वो भाषा धीरे धीरे लोप होते जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के दिन में लगभग 6,900 कुछ 7,000 कह लीजिए, लगभग 7,000 भाषाओं का प्रयोग विश्व में किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे 7,000 भाषाओं की जननी कहीं न कहीं उनके उत्पत्ति का स्रोत संस्कृत में मिलता है। अगर आप ये कहें कि इन 7,000 विश्व के इन सभी 7,000 भाषाओं की जननी संस्कृत है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये दुनिया की प्राचीनतम भाषा है। आइए इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। मात्र 3,000 वर्ष पहले बोली जाती थी संस्कृत भाषा। मात्र 3,000 वर्ष पहले विश्व के आधे खंड में संस्कृत भाषा बोली जाती थी, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि ईसा से 500 वर्ष पहले पाणिनि जी ने संस्कृत का व्याकरण लिखा था जिसका नाम अष्टाध्यायी है। संस्कृत विश्व की जो सबसे प्राचीनतम पुस्तक है ऋग्वेद है। विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है और ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये पुनः सिद्ध करती है कि विश्व की इस धरती की सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है। संस्कृत की व्याकरण भी बड़े स्पष्ट होते हैं और उनकी वैज्ञानिकता को अब सिद्ध करने की कोई ज़रूरत रही नहीं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे उंगलियां और जीभ दोनों लचीले होते हैं। जिनको बोलने में समस्या होती है उनको संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करा करके और उनकी वाणी को शुद्ध किया जाता है। तो इस तरीके से संस्कृत बोलने से वाणी शुद्ध होती है। संस्कृत के अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं, ऐसा शोध में पता चला है कि संस्कृत के अध्ययन करने वाले जितने छात्र हैं उनकी गणित में, विज्ञान में एवं अन्य भाषाओं में अच्छी समझ है। कहने का मतलब यह है कि संस्कृत पढ़ने से अन्य भाषाओं को, अन्य पुस्तकों को, विज्ञान, गणित जैसे पुस्तकों को समझने में आसानी हो जाती है। संस्कृत एक भाषा नहीं है, एक संस्कृति है। विश्व शांति की, कल्याण की कामना संस्कृत करती है। नासा का कहना है, अमेरिका की एजेंसी है नासा, स्पेस एजेंसी, नासा का कहना है कि 6th और 7th जनरेशन के जो सुपर कंप्यूटर होंगे वो संस्कृत आधारित होंगे। इससे पहले भी रिपोर्ट छपा था कि 1987 में जब कंप्यूटर की भाषा के लिए संस्कृत को ही सर्वोत्तम भाषा चुना गया था, लेकिन उसको प्रमोट करने वाले नहीं मिले और इस तरीके से दूसरी भाषाओं को वरीयता दे दी गई और संस्कृत स्केप होकर साइड निकल गई। लेकिन अभी नासा का कहना है कि 6th और 7th जनरेशन के जो सुपर कंप्यूटर होंगे वो संस्कृत पर आधारित होंगी। अरब आक्रमण से पहले संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा थी। देखिए हम कहाँ थे और कहाँ आ चुके हैं। अरब आक्रमण से पहले संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा थी और आज के दिन में संस्कृत सिर्फ उत्तराखंड की राज्य भाषा बनकर रह गई है। आज सिर्फ उत्तराखंड राज्य की राज्य भाषा बनकर रह गई है संस्कृत। सबसे बड़ी तसल्ली की बात यह है कि कर्नाटक में एक मट्टूर नाम का गांव है, वहाँ पूरे गांव में आज भी संस्कृत जो है बोलचाल की भाषा है। इसका मतलब संस्कृत ने अपना आधार पूर्णतः खोया नहीं है। जहाँ तक बात रही विश्व मंच पर, जर्मनी में 14 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन चला था कि इन विश्वविद्यालयों में संस्कृत की पढ़ाई की जाए, और जर्मनी में लगभग सारे विश्वविद्यालय में संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है।
वहाँ पर संस्कृत के छात्र इतने ज़्यादा हैं जितना कि उनके पास स्कूल कॉलेज नहीं है, उतनी शिक्षण व्यवस्था उनके पास नहीं है जितना शिक्षार्थी हो गए हैं संस्कृत को समझने वाले। हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसके अनुसार संस्कृत में बात करने से आप देखिए संस्कृत के क्या क्या प्रभाव होते हैं। हिंदू यूनिवर्सिटी ने जो शोध किया है उसके अनुसार संस्कृत में बात करने से बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे ऐसे छोटे छोटे रोगों की संख्या नगण्य हो जाती है। अर्थात जो लोग संस्कृत में वार्ता करते हैं उन्हें बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम बहुत कम देखे गए हैं, ना के बराबर देखे गए हैं। संस्कृत में बात करने से जो ये न्यूरो सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। संस्कृत भाषा में बातचीत करने से न्यूरो सिस्टम बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और इसलिए शरीर का जो सकारात्मक आवेश है वो और भी तीव्र सक्रिय हो जाता है। जैसे न्यूरो सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो सकारात्मक एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो और भी जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, यस, मेमोरी पावर बढ़ती है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि इतने आक्रमण होने के बाद भी भारत में, चाहे अरबों के द्वारा आक्रमण किए गए हों, चाहे ब्रिटिश के द्वारा आक्रमण किए हों, इतने आक्रमण होने के बाद भी अगर भारत में भारतीय संस्कृति बची हुई है, संस्कृत के पुस्तक बचे हुए हैं, संस्कृत के लिटरेचर बचे हुए हैं, सिर्फ मेमोरी पावर के चलते बढ़े हैं। पहले के जितने ज्ञानी होते थे, विद्वान होते थे, ऋषि महर्षि होते थे, संत महात्मा होते थे, वे सब संस्कृत के जितने श्लोक थे उसको कंठस्थ याद कर लेते थे। बुक आप जला सकते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, वो तो एक उदाहरण है। ऐसे ऐसे हजारों जगहों पर पुस्तकालय जला दिए गए थे। लेकिन जो हमारे विद्वान, जो हमारे साधु संत, जो हमारे ऋषि मुनि संस्कृत को रट के बैठे हैं, याद करके बैठे हैं, वो तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संस्कृत पढ़ने वालों की स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। यूनेस्को ने माना है, यूनेस्को का कहना है कि संस्कृत भाषा में वैदिक जप मानव मन, शरीर और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए सनातन संस्कृति में जितने भी पूजा पाठ होते हैं वो सब संस्कृत में ही होते हैं, क्योंकि संस्कृत का जो वैदिक जप है उसके करने से मानव के मन, शरीर एवं आत्मा पर अमिट प्रभाव पड़ता है। जैसा कि पहले भी हम बताए, संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। इसमें और संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि संस्कृत के शब्दों को वाक्य में किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। रामः पठति भी सही है और पठति रामः भी सही है। रामः पुस्तकम पठति भी सही है, पठति पुस्तकम रामः भी सही है, और पुस्तकम रामः पठति भी सही है। किसी भी तरीके से उसको रीअरेंज कर दीजिए। संस्कृत के जितने भी शब्द हैं उसको रीअरेंज कर दीजिए, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने भी शब्द हैं वो अपने साथ विभक्ति साथ लेकर के चलते हैं। विभक्ति और वचन साथ लेकर के चलने से उनके शब्द के अर्थ नहीं बदलते। चाहे वाक्य का विन्यास चेंज कर लीजिए, क्रम चेंज कर लीजिए। अहम गृहम गच्छामि या गच्छामि गृहम अहम कह लीजिए, या थर्ड वर्जन भी लेकर के आ जाइए, मतलब उसके अर्थ नहीं बदलते हैं। नासा के जो वैज्ञानिक हैं, जब वो पहले अंतरिक्ष में कुछ मैसेज भेजते थे, ट्रेवलर्स को अंतरिक्ष में जब मैसेज भेजते थे, वो क्या होता था, मैसेज जब जाता था तो उसके वर्ड जो होते थे वो इधर के उधर स्प्लिट हो जाते थे। मतलब जिस क्रम में वो भेजते थे उस क्रम में न पहुंच करके वो अगल बगल इधर से उधर, कोई लेफ्ट हो जाता था, कोई राइट हो जाता, उनके क्रम बदल जाते थे। क्रम बदल जाने से मीनिंगलेस हो जाते थे वो। तब जा करके नासा के वैज्ञानिकों को समझ में आया। उन्होंने करीब 5,000-6,000 भाषाओं पर काम किया। तब उनको समझ में आया कि संस्कृत में अगर वो मैसेज भेजा जाए तो क्रम बदलने से भी भाषा का अर्थ नहीं बदलता है, ज्ञान का अर्थ नहीं बदलता है। और इसलिए उन्होंने भी प्रयोग के तौर पे संस्कृत को अंतरिक्ष यात्रियों के पास भेजा। जहां तक बात रही सिनोनिम की, समानार्थी शब्द की, किसी भी भाषा से ज़्यादा संस्कृत में समानार्थी शब्द हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे हाथी शब्द है। हाथी शब्द के लिए संस्कृत में 100 समानार्थी शब्द हैं। 100 उसके सिनोनिम है। एलिफेंट के 100 सिनोनिम है संस्कृत में। इतनी समृद्ध संस्कृत भाषा है। और आपको पता ही होगा कि जो लोग गाना लिखते हैं, जो गीतकार होते हैं और जो गाने की धुन बनाते हैं, संगीतकार होते हैं, इनकी पूरी दुनिया समानार्थी शब्दों पर ही टिकी हुई है। जहाँ पे उनकी तुकबंदी नहीं होती है वहाँ पर दूसरे उस शब्द का कुछ पर्यायवाची शब्द ढूंढते हैं, कुछ समानार्थी शब्द ढूंढते हैं। 2 या 3 समानार्थी शब्द मिल जाते हैं, बना देते हैं वो। यहाँ पे 100 समानार्थी शब्द हैं, फिर कैसे संस्कृत में गाना नहीं बनते?
संस्कृत में इतने श्लोक हैं, इतने वेद पुराण लिखे हुए हैं, और संस्कृत में गाना ही नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। बनाने वाला चाहिए। बनाने वाले की मनसा अगर सही है तो संस्कृत में ऐसे ऐसे गाने बनेंगे जैसे अन्य भाषाओं में शायद ही बनते हों। प्रयत्न करके देख लीजिए। इसके बाद से मैं आपको बता रहे हैं, जर्मनी की हम बात कर रहे थे। जर्मनी के बहुत से विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती है। जर्मनी का जो एयरलाइंस है उसका नाम क्या है? लुफ्टहांसा। अब लुफ्टहांसा जर्मन में कोई शब्द मिलता नहीं है। पता करने पर जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भारतीयों को तो पता होना चाहिए, ये लुप्त जो है संस्कृत है और हंस जो है ये संस्कृत है। लुप्त मतलब डिसअपियरिंग। जो हंस की जो प्रजातियां होती थी ना, उत्तम कोटि की प्रजातियां, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही हैं। और उन्हीं के नाम पर जो जर्मनी की एयरलाइंस है उसका नाम है लुफ्टहांसा। हंस उड़ने वाला काम करता है तो उनके एयरलाइंस का नाम हो गया लुफ्टहांसा। इस तरीके से अगर हम देखें, और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से संस्कृत को हम दरकिनार करते जा रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे देश वाले संस्कृत को हाथों पर उठाते लेके जा रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय लोग संस्कृत को कदमों के नीचे रौंदते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना दिन देखना पड़े कि आने वाले समय में संस्कृत को हम एक विदेशी भाषा के रूप में सीखना शुरू कर दें। हमें आने वाले जनरेशन को ये पढ़ाया जाए कि शायद ये संस्कृत विदेशी भाषा है और बड़ी साइंटिफिक भाषा है, इसमें बहुत से समानार्थी शब्द हैं, ये बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, ये बहुत ही व्याकरणीय भाषा है, ये बहुत ही प्राचीन भाषा है। ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाए और हम विदेशों से ये सारी चीज़ें आए और उसको हम सीखना शुरू करें। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए हमें इसमें भी कार्य करने की ज़रूरत है। हम जितने भी हिंदी शब्द बोलते हैं, हिंदी का जो मदर लैंग्वेज है वो संस्कृत है। संस्कृत से ही हिंदी आती है, अन्य भाषाओं की ज़रूरत नहीं है हिंदी को बनाने के लिए। तो इस तरीके से संस्कृत जो है सारी भाषाओं की जननी है, अति महत्वपूर्ण भाषा है, प्राचीनतम भाषाओं में से एक भाषा है और सबसे वैज्ञानिक भाषा है, स्पेस में काम करने वाली भाषा है, और 6th और 7th जनरेशन के कंप्यूटर्स में लैंग्वेज के रूप में काम आने वाली भाषा है। इसलिए हमारा एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि संस्कृत के महत्व को हम बढ़ाएं, संस्कृत की महत्ता जन जन तक पहुंचाएं। ये जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है वो हम बाकी लोगों तक शेयर करें। और आज से हमारी कोशिश ये रहेगी कि संस्कृत में कोई श्लोक हो, कोई गाना हो, कोई कविता हो, कोई आर्टिकल हो, कुछ न कुछ हम संस्कृत में हम अपने तरफ से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का इसमें समर्थन की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के पास भी कुछ अच्छे अच्छे आइडिया आ रहे हों, आप अपने आइडिया इसके नीचे हम एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, वो कॉलिंग नंबर नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। आपके मन में कुछ आइडिया आ रही हो, आपके पास अच्छे से वीडियो हो, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें अच्छा लगा तो उसको ज़रूर हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारा प्रयास है जन जागरण बढ़ाना, जन जन में जागरण पैदा करना। कहाँ तक बढ़ पाता है ये आप सब पर निर्भर करता है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।